आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड यानी बीए सेकंड ईयर राजनीति विज्ञान का सेकंड पेपर, इसकी हम सेकंड इकाई में से पढ़ेंगे आज अधिकार का पहला भाग। यानी इससे पहले हमने फर्स्ट इकाई को पूरा कर लिया, जिसमें लगभग 8 पार्ट है, वो पूरे हमने कर लिए हैं। वो यदि आपने नहीं देखे तो इसके लिंक में यानी आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, अथवा इसकी प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप वो सारे पार्ट पढ़ सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट इकाई के लिए हमने इसके जो फर्स्ट इकाई में से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो थे वो भी हमने पढ़ लिए हैं। उनको भी आप देख सकते हैं कि आपके एग्जाम में जो कौन कौन से प्रश्न है वो महत्वपूर्ण बनते हैं, वो प्रश्न भी हम पढ़ चुके हैं, यानी एक क्वेश्चन बैंक भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम सेकंड इकाई शुरू करेंगे और ये सेकंड इकाई का पहला पार्ट है अधिकार। इसका पहला भाग हम पढ़ेंगे। सेकंड इकाई भी ज्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए हम थोड़े दिनों में इसको भी पूरा कर लेंगे। वैसे आपके लिए बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं, राजनीति विज्ञान के अलावा हिंदी साहित्य है, हिस्ट्री है, ये सारे विषय हैं वो आपको पढ़ाए जाते हैं, ज्योग्राफी सहित पढ़ाए जाते हैं। तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें। और मैं समझता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनता है, एग्जाम से संबंधित कोई भी सूचना होती है तो आपके मोबाइल पर आ जाती है। और भी बहुत सारे जो एजुकेशन से संबंधित वीडियोज यहाँ से अपलोड होते हैं, तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें। आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या है? सबसे पहली बात है कि मूल अधिकार व्यक्ति स्वातंत्र्य और अधिकारों के हित में राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के श्रेष्ठ उपाय है। आदमी अपनी की स्वतंत्रता और अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए और अपने अधिकारों के हित में सरकार पर या राज्य पर, यूं कह सकते हैं कि जो प्रतिबंध लगाने के जो श्रेष्ठ उपाय है, उनको मूल अधिकार कहा जाता है। और ये मूल अधिकार कहां से मिले, सबसे पहले इनकी कहां से उत्पत्ति हुई, इसके बारे में बहुत सारे विद्वान जो कहते हैं। पहली बात है कि फ्रांस की राज्य क्रांति ने संपूर्ण संसार को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश दिया था। किसने दिया था? फ्रांस की राज्य क्रांति। और क्रांति के उपरांत ही फ्रांस की जो राष्ट्रीय सभा थी, उसमें 1789 का एक नया जो संविधान बना था 1789 में, उस संविधान में मानवीय अधिकारों की घोषणा की गई कि मानवीय अधिकार जो है वो शामिल किए जाएंगे। और वहीं से ये एक प्रथा, ये एक परंपरा, ये एक नियम चल पड़ा कि जब भी कोई संविधान बनता है तो उसमें अधिकारों को शामिल करना अवश्य शामिल किया जाता है। कुछ अधिकारों को संवैधानिक रूप देने की प्रथा प्रारंभ की गई, और इसके बाद तो बहुत सारे, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान बना, और अमेरिका के संविधान में भी 1791 में जो प्रथम 10 संशोधन किए गए थे, उनमें से अधिकारों को संविधान का अंग बनाया गया था। 1791 में अमेरिका के संविधान में जो अमेंडमेंट किए गए थे, संशोधन किए गए थे, उनमें भी व्यक्तियों के अधिकारों को जो है अंग बनाया गया था। और ये संशोधन जो है सामूहिक रूप से बिल ऑफ राइट्स कहलाए। बिल ऑफ राइट्स का जो संशोधन है वो कब शुरू हुआ? आया 1791 में आया था। और ये जो संविधान में संशोधन हुए, इन सभी संशोधनों का यूरोप के जितने भी राज्य हैं, जितने भी जो संविधान है, उन पर सबसे ज्यादा पड़ा। जो जैसे प्रथम महायुद्ध के बाद जितने भी जो पुराने राज्य और युद्ध के बाद जो स्थापित जो नए राज्य आए थे, जैसे प्रथम महायुद्ध हुआ, प्रथम महायुद्ध के बाद में बहुत सारे जो राज्य अस्तित्व में आए, और कुछ जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में भी अस्तित्व में आए। और उन राज्यों ने, जैसे अपना भारत ही ले लो, अपना भारत जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, अपना भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। और स्वतंत्र राष्ट्र बनने पर अपने देश का संविधान भी निर्मित किया गया। संविधान के निर्मित होने पर उसमें मूल अधिकारों का समावेश किया गया। तो इसमें बहुत सारे संविधान ले सकते हैं हम, जैसे जर्मनी का वीमर संविधान है, आयरलैंड का संविधान है। ये सारे के सारे विचार है वो यूं कह सकते हैं कि यानी अब अधिकारों को लेकर के और जितने संविधान थे उन सभी संविधानों में शामिल किया जाने लगा। युद्ध के बाद जैसे भारत है, बर्मा है, जापान है, ये जो संविधान बने, इन संविधानों का निर्माण हुआ और उन सभी में मूल अधिकारों का समावेश किया गया। 1945 में जो अपना संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था, यूएनओ, जो है कि 26 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ, उसके द्वारा भी 10 दिसंबर 1948 को एक मानवीय अधिकारों को का सार्वलौकिक घोषणा के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र ग्रहण कर लिया गया।
स्वीकार कर लिया गया। देखिए बहुत बड़ी बात है, यहां से प्रश्न आ जाता है कि आपके जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवीय अधिकारों का सार्वलौकिक घोषणा पत्र कब जारी किया, तो आपका उत्तर होना चाहिए 10 दिसंबर 1948 को उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब हम देखते हैं कि मूल अधिकारों की आवश्यकता क्या है। भाई मूल अधिकार है तो मूल अधिकारों की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है उनका, यहां से प्रश्न आ जाता है। मूल अधिकारों की आवश्यकता या मूल अधिकार को परिभाषित करते हुए मूल अधिकार की आवश्यकता या महत्व बताइए। तो सबसे बड़ी बात है, प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य अंग है। पहला है मूल अधिकार, जो लोकतंत्र कह सकते हैं, प्रजातंत्र कह सकते हैं, उसके लिए आधार स्तंभ है। और मूल अधिकार प्रजातंत्र के लिए या व्यक्ति के लिए या राज्य के लिए वो परिस्थितियां निर्माण करते हैं जिनके आधार पर बहुमत की इच्छा निर्मित और क्रियान्वित होती है। यानी वे इस दृष्टि से भी प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य है कि उनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है, व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। व्यक्ति यदि सर्वांगीण विकास अगर व्यक्ति का होना चाहिए एक राज्य में, तो उसके लिए अधिकारों की आवश्यकता है, अधिकार ही अनिवार्य है। दूसरी इसकी आवश्यकता है दलीय और वर्ग विशेष की तानाशाही को रोकने में सहायक है। जैसे मान लो एक ही दल का शासन होता है या विशेष वर्ग का शासन होता है, तो वो लोग तानाशाही करेंगे। तो उन तानाशाहियों को रोकने के लिए मूल अधिकार जो है वो एक राजनीतिक जीवन में एक दल विशेष की बहुमत की तानाशाही को रोकने के लिए बहुत अधिक नितांत आवश्यक है। मूल अधिकार शासकीय और बहुमत वर्ग के अत्याचारों से व्यक्ति की रक्षा करते हैं, ये इसका इंपॉर्टेंस है। एक तीसरा इंपॉर्टेंस हम इसका ये लिख सकते हैं कि व्यक्ति स्वातंत्र्य और सामाजिक नियंत्रण के बीच एक उचित सामंजस्य भी है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज का नियंत्रण, इन दोनों के बीच में एक उचित सामंजस्य, उचित जो कोऑर्डिनेशन है वो बनाने का काम भी अधिकारी करता है। ये क्या करता है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के को कानूनों द्वारा सुनिश्चित करता है, उनकी सीमाओं में रहने के लिए बाध्य करता है। दूसरी तरफ नागरिकों को शासन के स्वेच्छाचारी संचालन के विरुद्ध जनमत के निर्माण हेतु उचित अवसर भी प्रदान करता है। एक तरफ तो क्या करता है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या यूं कह सकते हैं कि सरकार है, तो सरकार को विभिन्न प्रकार के नियमों में बांध देता है कि आपको यानी व्यक्तियों के लिए या आपके अधीन जो भी व्यक्ति हैं या आपकी राज्य में जितने भी व्यक्ति हैं, उन सभी के लिए इस प्रकार के अधिकार होने चाहिए, उनका ये कल्याणकारी कार्य होने चाहिए। उसके बाद क्या करता है, अगर सरकार या जो राज्य है वो कोई अलग से जैसे मान लो काम करना शुरू कर देता है या यूं कह सकते हैं कि स्वेच्छाचारी संचालन कर देता है, तो उनके विरुद्ध जनमत निर्माण का अवसर है वो भी अपना ये मूल अधिकार ही देता है। और जब मूल अधिकारों को संविधान के द्वारा निश्चित कर दिया जाता है, तो उन्हें साधारण कानून से अधिक महत्वपूर्ण स्थान और पवित्रता प्राप्त हो जाती है। और मूल अधिकारों को जब सरकार का संरक्षण प्राप्त हो जाता है, कानून का संरक्षण प्राप्त हो जाता है या राज्य का आश्रय प्राप्त हो जाता है, तो वो कानून अधिकार जो है वो कानून बन जाते हैं और एक पवित्रता प्राप्त हो जाती है, अनुलंघनीय बन जाते हैं, अर्थात उनका फिर उल्लंघन होता ही नहीं है। यानी यूं कह सकते हैं विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक सत्ता के लिए उनका पालन आवश्यक हो जाता है। ये तीन तो अर्थ थे आपके, इसका महत्व ये था। अब मूल अधिकार वास्तव में है क्या, मूल अधिकार की परिभाषा यदि कोई पूछे आपसे, तो आपको इस प्रकार लिखना है कि वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, वो मूल अधिकार कहलाते हैं। ये परिभाषा है, मतलब व्यक्ति के जीवन के लिए वो मौलिक होते हैं, वो उनके स्वयं के होते हैं और संविधान द्वारा उनको संरक्षण प्राप्त होता है और उन अधिकारों में राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं होता, वो मूल अधिकार कहलाते हैं। अपना जो भारतीय संविधान के जो अधिकार पत्र है उसकी क्या विशेषताएं हैं, ऐसा प्रश्न आपके आ सकता है कि भारतीय संविधान का जो अधिकार पत्र है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है। अपने भारत के संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं वो सबसे विस्तृत अधिकार पत्र है और संविधान के भाग 3 में है। कहा है, कौन से भाग में है अपने अधिकार है, वो संविधान के कौन से भाग में उल्लेखित है, भाग 3 में उल्लेखित है। और उनका जो विवेचन किया गया है विश्व के अन्य संविधानों में दिए गए अधिकार पत्रों से सबसे अधिक विस्तृत है। और मूल अधिकारों के संबंध में कुल 23 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है, 23 अनुच्छेद है, जो 12 से लेकर के और 35 तक माना जाता है। उसमें से एक संविधान 31 नंबर जो अनुच्छेद है उसको छोड़ करके
बाकी सारे के सारे जो अनुच्छेद है 12 से लेकर के 35 तक जो 23 अनुच्छेद बनते हैं वो मूल अधिकारों के संबंध में एक विस्तृत चर्चा की गई है। तो सबसे बड़ी बात है कि अनुच्छेद कितने हैं अधिकारों से संबंधित? 23 हैं। दूसरी बात है कि मूल अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित है। कैसे? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार कोरे सिद्धांतों की वाहवाही नहीं है, वास्तविकता पर आधारित और संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी भी है। मूल अधिकार सीमित है, निरंकुश नहीं है, उन पर यानी अंकुश भी है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकार असीमित नहीं है, वरन संविधान के द्वारा ही उन पर प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। उसमें भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान में अंतर यह है कि भारतीय संविधान द्वारा जो काम प्रत्यक्ष रूप से किया गया है वो अमेरिकी संविधान द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है। भारतीय संविधान में तो क्या है कि सीधा जो है संविधान में ही ये लिख दिया गया है कि इसके तहत आप जैसे मान लो अधिकारों का ये सीमा रहेगी, अधिकारों की जो है वो सीमा रहेगी। अधिकारों की अगर मान लो सीमा नहीं रहेगी तो फिर वो उच्छृंखलता हो जाएगी और व्यक्ति जो है वो अधिकार जो है अपने अधिकारों का पालन अपने स्वहित में या जनहित में नहीं होंगे, तो जनहित भी देखा जाता है। इसलिए और अमेरिकी संविधान है तो अमेरिकी संविधान में सीधा नहीं है। फिर क्या है कि अमेरिकी संविधान में जो उनका जो सर्वोच्च न्यायालय है उस सर्वोच्च न्यायालय को अधिकारों को सीमित करने की शक्ति दी गई है। तो कहने का अर्थ है कि भारत में तो प्रत्यक्ष रूप से किया गया है और वहां अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है। जिसे इसके अलावा प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो अमेरिकी संविधान है, अमेरिकी संविधान में ये लिखा हुआ है कि भाई जैसे मान लो जो अधिकार इस संविधान में वर्णित नहीं है उन पर भी सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है, उनको भी वो मर्यादित कर सकते हैं। लेकिन भारतीय संविधान में इस प्रकार की बात नहीं लिखी हुई है। भारतीय संविधान के अंदर प्रकृति या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। संविधान केवल उन्हीं अधिकारों को स्वीकार करता है जिनका वर्णन संविधान के तीसरे भाग में किया गया है। भारतीय संविधान में अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में उल्लेखित अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अधिकारों को लागू करने की कार्रवाई नहीं करता है। अपना जो सर्वोच्च न्यायालय है वैसे ही आपको बताएं कि जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों में अपने जो संविधान में है तो इस प्रकार की कोई बात छोड़ी नहीं गई है जो उन अधिकारों में या उन नियमों में आती नहीं हो। पहली बात तो यह है। तो इसलिए अगणित और प्राकृतिक अधिकारों तक की गुंजाइश ही नहीं रहती है, सारे जो है उसमें शामिल हो जाते हैं। पांचवी बात है कि मूल अधिकारों की रक्षा के लिए व्यवस्था है। भारत के संविधान जो है उसमें मूल अधिकार जिनका वर्णन किया गया है वो सारे के सारे मूल अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। और संविधान ने न्यायालयों को आज्ञा दे रखी है कि वे नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन नहीं हो, इसलिए देख रेख करते रहे। जैसे हर एक राज्य में जो है जो उच्च न्यायालय है उसके बाद सभी उच्च न्यायालयों पर एक सर्वोच्च न्यायालय है। तो यहां पर जी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय सभी मिलकर के और उन अधिकारों की रक्षा करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 32 है जिसको संविधान की आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा कहा गया है। इसके अंतर्गत अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में शरण ले सकता है। जो 32वां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप अपने अधिकारों की रक्षा के लिए यानी आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, उच्च न्यायालय जा सकते हैं या आप सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। न्यायालय व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के ऐसे सभी कानून और कार्यों को अवैधानिक घोषित कर देगी जो मूल अधिकारों को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करते हो। अगर मान लो मूल अधिकार है उनको प्रतिबंधित किया जा रहा है तो चाहे व्यवस्थापिका द्वारा, सरकार द्वारा, कार्यपालिका द्वारा कोई भी कानून निर्मित किया गया उस कानून को सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर देता है। और ये अनुच्छेद 32 है वो हम सभी को अधिकार देता है कि हमें अपने अधिकारों के लड़ने के लिए हमें वहां सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में शरण ली जा सकती है। भारतीय संविधान द्वारा मूल अधिकार कितने दिए गए थे? अपना जो अनुच्छेद बना था उसमें 395 अनुच्छेद थे संविधान में टोटल। और जब अपना संविधान बना था तब भारत के नागरिकों को 7 मूल अधिकार दिए गए थे जब बना था। और जब 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 या कई जगह 1979 भी लिखा हुआ मिलता है तो ये 44वां संविधानिक संशोधन हुआ 1978 में, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में और इसको
1976 में संविधान में बहुत बड़ा संशोधन हुआ, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ या 1979 में हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। फिर वो उसे मूल अधिकार नहीं रखा गया, संपत्ति के अधिकार को, और जिसको हम अनुच्छेद 31 पढ़ते हैं ना, अनुच्छेद 31 में यही बात थी। तो ये क्या है कि इसको हटा दिया गया और अब वो संपत्ति का अधिकार केवल कानूनी अधिकार है। व्यक्ति को अपनी संपत्ति धारण करने का अधिकार है, लेकिन ये नहीं है कि वह अपनी संपत्ति को, यानी जो है सरकार यदि किसी सरकार के काम आने वाली है तो सरकार उसे काम में ले सकती है। जैसे अपन एक छोटी सी बात देखें कि जैसे मान लो आपके पास जमीन है और वो जमीन आपके हाईवे पर पड़ती है और वहां पर यदि मान लो इस प्रकार का कोई जैसे कोयले की खदान निकल गई है, पेट्रोलियम निकल गया है या कोई अन्य प्रकार से जो है वो देश हित में उपयोगी है, तो सरकार उसका उचित मुआवजा देकर के आपसे खरीद सकती है। अगर वो मूल अधिकार होता तो आप से वो खरीद नहीं सकती थी, इसलिए उस अधिकार को हटा दिया गया और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब हमारे सामने कितने अधिकार रह जाते हैं? 6 अधिकार रह जाते हैं। 6 अधिकारों में पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति या शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो 6 अधिकार रह जाते हैं, आज हम क्या है कि यहां तक स्वतंत्रता का अधिकार तक तो पढ़ लेंगे, बाकी जो है वो दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है आपके स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। कहां तक है? 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार है। और समानता का अधिकार जो है वो अपने प्रजातंत्र का एक आधार स्तंभ है। यानी कहने का अर्थ है कि भारत के संविधान में सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता है, राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर है, सामाजिक समानताएं प्रदान की गई है और समानता की स्थापना के लिए उपाधियों का निषेध भी किया गया। अनुच्छेद 18 जो है वो इसमें लिखा हुआ है उपाधियों का निषेध। पहली बात है कानून के समक्ष समानता, ये अनुच्छेद 14 में लिखी हुई बात है। किसमें लिखी हुई है? अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है? कानून के समक्ष समानता, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले सारे व्यक्ति जो है कानून के समक्ष समान है और उन्हें कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 14 में लिखी हुई बात है। इसके बाद अनुच्छेद जो 14 है इसमें 2 बातें हैं। एक तो कानून के समक्ष समानता है। कानून के समक्ष समानता शब्द जो है ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और एक इसमें अपने समानता शब्द में कानून का समान संरक्षण शब्द और आता है। कानून के का समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इसका मतलब ये कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति जो है वो न्यायालय का शरण ले सकता है। कानून का समान संरक्षण ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय भी दिया था इसके संबंध में। समानता का अधिकार ही पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन एक सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था। वो क्या निर्णय था? सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था कि उसमें जो किन्नर होते हैं, जैसे मान लो स्त्री पुरुष तो होते हैं, इसके अलावा जो किन्नर होते हैं उनको भी एक अलग पहचान देते हुए उनके लिए एक लैंगिक श्रेणी जो अलग से निर्धारित की गई और उनको भी शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा सहित सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने का केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश दिया गया। और न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी की जो खंडपीठ थी उसने 15 अप्रैल 2014 को यह निर्णय दिया और उस निर्णय में कहा गया कि किन्नरों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का समुदाय मानते हुए सरकारी नौकरियों में और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण दिया जाना है। तो यहां से आपके प्रश्न आ सकता है कि किन्नर जो वर्ग है या जो तृतीय श्रेणी का जो वर्ग है उस वर्ग को यानी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कब सामाजिक और आर्थिक पिछड़े वर्ग का दर्जा दिया गया? तो वो 15 अप्रैल 2014 उसका उत्तर हो जाता है। 15वां जो अनुच्छेद है उसमें लिखा हुआ है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। जैसे 14 में तो कानून के समक्ष समानता है, 15वां जो अनुच्छेद है उसमें ये बात लिखी हुई है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध, यानी भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी नागरिक जो है नागरिकों के साथ, जैसे दुकान है, होटल है, कोई सार्वजनिक स्थान है या वहां पर जो है उससे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे कुआं है, तालाब है, स्नान गृह है, सड़क है, इनके संबंध में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 15 की बात है।
अनुच्छेद 15 के बाद अनुच्छेद 16 जो आता है, तो अनुच्छेद 16 में ये बात लिखी हुई है कि राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर, ये अनुच्छेद 16 में लिखी हुई बात है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो वो अनुच्छेद 16 में लिखा हुआ है। और 16 के अनुसार ये लिखा हुआ है कि सब नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। किसी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी को भी विशेष नहीं माना जा सकेगा और उसके आधार पर सरकारी नौकरी या पद पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 तक आ गए। अनुच्छेद 17 में देखिए, अनुच्छेद 17 में लिखा हुआ है अस्पृश्यता का निषेध। अस्पृश्यता यानी छुआछूत, व्यक्ति जो है वो किसी से भी छुआछूत नहीं कर सकता, ये अनुच्छेद 17 में लिखा हुआ है। सामाजिक समानता को और अधिक पूर्णता देने के लिए अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। और अनुच्छेद 17 में ये बात लिखी हुई है कि आज से अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और ये इस छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया जाता है। और हिंदू समाज से इस छुआछूत के विष को समाप्त करने के लिए 1955 में एक अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बना था। अब जैसे यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब बना, तो वो बना था 1955 में और इसे पूरे भारत में लागू किया गया। उसमें कई संशोधन भी हुए। अब देखिए संशोधन कौन कौन से हुए। इस अधिनियम में 1976 में पहला संशोधन हुआ और इसका नाम रख दिया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। 1976 में जो अस्पृश्यता अधिनियम है उसमें 76 में संशोधन हुआ और 76 में संशोधन के आधार पर उसका नाम ये रख दिया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। फिर क्या है कि 1989 में उसमें और संशोधन हुआ और उसे ये नाम लिख दिया अनुसूचित जाति व जनजाति निरोधक कानून 1989, SC/ST एक्ट जो है 1989 इसका नाम रख दिया गया। और अब तक जो है सबसे जो जितने कानून बने उन कानूनों में सबसे कठोर कानून, तो इसमें अस्पृश्यता निवारण अधिनियम जो है 1955 में बना था, उसमें 76 में संशोधन हुआ और फिर 1989 में बना। 1989 में जब संशोधन बना तो वह है अनुसूचित जाति और जनजाति निरोधक कानून बन गया। अनुच्छेद 18 जो है, अनुच्छेद 18 में लिखा हुआ है उपाधियों का अंत। अब उपाधियां क्या है? ब्रिटिश काल में क्या होता था कि जैसे संपत्ति के आधार पर जिनके पास पैसे होते थे उन पैसों के आधार पर उनको अधिक उपाधियां दी जाती थी। यानी जैसे कभी किसी को नाइट ऑफ वुड की उपाधि देते थे या केसर हिंद की उपाधि देते थे, अलग अलग उपाधियां होती थी। तो वो क्या है कि उनसे सामाजिक जीवन में एक भेदभाव उत्पन्न होता है। इसलिए अनुच्छेद 18 में ये बात लिखी गई कि सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य है वो कोई उपाधियां प्रदान नहीं करेगा और कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी संस्था से भी या विदेश से भी किसी भी प्रकार की उपाधि है वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना प्राप्त नहीं करेंगे। ये अनुच्छेद 18 में। वैसे विद्या संबंधी और ये सेना संबंधी जो उपाधियां हैं इन पर भी बहुत कई बार लगा है। जो ये जैसे ये पद्म भूषण है, जैसे भूषण है, पद्म भूषण है, महापद्म भूषण है, इस प्रकार के जो भारत रत्न है इन पर भी लगा था, लेकिन न्यायालय ने इसको क्लियर कर दिया कि इन उपाधियों में यदि राज्य सरकार अपनी सकारात्मक विचार के साथ या सही योग्यता के आधार पर यदि ये देती है तो इनको गलत नहीं माना जा सकता। तो ये उपाधियां तो प्राप्त होती रहेगी, लेकिन अन्य जो उपाधियां है वो किसी तरह से नहीं दी जा सकेगी। दूसरा होता है आपके स्वतंत्रता का अधिकार। अपने 14 से 18 तक हमने पढ़ लिया। अब ये 19 से लेकर के 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार आता है। 19वें अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। और इसका मतलब है जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, इनकी स्वतंत्रता है। और भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को जो स्वतंत्रताएं प्रदान की गई उन जो अनुच्छेद 19 है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, लेकिन उनमें से संपत्ति की स्वतंत्रता की जो थी वो अनुच्छेद यानी जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दी गई। अब 6 तरह की स्वतंत्रताएं है वो दी गई है और ये संपत्ति की स्वतंत्रता भी अब समाप्त कर दी गई है। और 19वें अनुच्छेद के अंतर्गत अब केवल व्यक्तियों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है। जिस प्रकार 6 अधिकार है उसी प्रकार 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त है। पहला है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने अथवा अपने अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार करने की स्वतंत्रता है। प्रेस भी विचारों के प्रचार का एक साधन होने के कारण इसमें प्रेस भी शामिल है, समाचार पत्र।
और मूल संविधान में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्षेत्र बहुत व्यापक था। इसको धीरे धीरे सीमित किया गया, सीमित करके और फिर उसे ऐसा कर दिया गया जैसे प्रथम बार संशोधन हुआ था 1951 में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। उसमें ये कर दिया गया कि अब राज्य जिन आधारों पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जैसे युक्ति युक्त है प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे मान लो एक व्यक्ति विचार या अभिव्यक्ति है, तो विचार या अभिव्यक्ति का मतलब है कि राज्य की सुरक्षा या विदेशी राज्यों से कोई मित्रतापूर्ण संबंध है, सार्वजनिक व्यवस्था है, शिष्टाचार सदाचार है, न्यायालय का कोई अपमान है, मानहानि है या अपराध के लिए कोई उत्तेजित करने वाली जो विचार है, उन विचारों को राज्य सरकार राज्य जो है प्रतिबंधित कर सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति जैसे मान लो देश के विरुद्ध बोलता है, देशद्रोही का काम करता है, या कोई न्यायालय का अपमान करता है, या अन्य तरह की साजिश करके और कोई जैसे मान लो किसी प्रकार का आयोजन करता है और उस आयोजन पर यदि वो भड़काऊ विचार देता है तो उनको सीमित किया जा सकता है, उसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। और 1963 में 16वां संशोधन हुआ था, उसमें भी स्वतंत्रता पर एक प्रतिबंध लगाया गया था। और उसमें यह प्रतिबंध लगाया था 1963 में कि अगर कोई व्यक्ति भारत या राज्य से उसके किसी भाग को अलग करवाने का प्रचार करता है तो राज्य के द्वारा उसके विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। अगर मान लो भारत राज्य से वो ये चाहता है, वो ये प्रचार करता है कि हम तो हमारा देश ही अलग बनाएंगे, हम इस इतने से देश को अलग बनाएंगे, वो करेंगे, वैसा करेंगे। अगर मान लो भारत को खंडित करने का प्रयास करता है तो भी उसे की स्वतंत्रता को जब्त किया जा सकता है, उस पर कार्यवाही की जा सकती है। प्रेस भी विचार और अभिव्यक्ति का एक साधन है। और बंबई का जो उच्च न्यायालय है उन्होंने 1988 में एक फैसला दिया था। और वो क्या फैसला था? वो फैसला ये दिया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है दूरदर्शन पर भी लागू होता है, दूरदर्शन पर भी इस प्रकार के भ्रामक विचार नहीं किए जा सकते। और सर्वोच्च न्यायालय ने 10 फरवरी 1995 को एक निर्णय दिया था। उस निर्णय में ये कहा था कि विचार और अभिव्यक्ति के अधिकार में शिक्षित करने, सूचना देने और मनोरंजन करने का अधिकार भी शामिल है। अगर कोई शिक्षित करने का अर्थ है कोई शिक्षा देने वाला व्यक्ति है और वह भी यदि जैसे मान लो दुष्प्रचार करता है या जैसे मान लो विद्यार्थियों को भी गलत तरीके से पढ़ाता है, देश के विरुद्ध यदि कोई शिक्षा देता है तो भी उसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो इस प्रकार की और भी स्वतंत्रताएं हैं। जैसे एक है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता है, समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता है, भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता है, वृत्ति, उपजीविका या कारोबार चलाने की स्वतंत्रता। ये सारी स्वतंत्रताएं जो है वो व्यक्तियों को प्राप्त है। स्वतंत्रता के अधिकार विशेषता जो 19 की 6 स्वतंत्रता है उनके संबंध में 1997 में एक निर्णय आया था। 6 स्वतंत्रताएं उसके संबंध में 1997 में एक निर्णय आया था। वो क्या आया था? एक आया था कि टेलीफोन टैपिंग व्यक्ति की गोपनीयता का उल्लंघन है। अगर टेलीफोन या टैपिंग जैसे मान लो व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करता है तो और उस पर टैपिंग लगा दिया जाता है तो वो क्या है कि उसकी गोपनीयता का हनन है। और सर्वोच्च न्यायालय ने 13 नवंबर 1997 पे निर्णय दिया था। उसके आधार पर संगठन द्वारा करवाई गई हड़ताल या किसी राजनीतिक दल तो संगठन द्वारा जबरन करवाए गए बंद में अंतर करते हुए बंद को गैर कानूनी घोषित किया। अगर मान लो कोई संगठन है और किसी व्यक्ति को मजबूर करके कोई गलत काम करवाता है तो भी वो गैर कानूनी है। अनुच्छेद 20 है, उसमें अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण है। अनुच्छेद 19 तो स्वतंत्रता का अधिकार हो गया और उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। दूसरा जो 20वां अनुच्छेद है उसमें है अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। जब तक व्यक्ति का अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे किसी तरह की कोई सजा नहीं दी जा सकती और एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जा सकता है। यानी और एक तीसरी बात यह भी है कि जैसे मान लो कोई भी अपराधी है, कोई भी अभियुक्त है तो उसको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो अगर किसी ने अपराध किया है तो ऐसा नहीं है कि वह अपने विरुद्ध कोई गवाही दे, अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, वह अपने पक्ष में ही गवाही देने के लिए रहेगा। अनुच्छेद 21 जो है वो है आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 जो कि ये किसी भी स्थिति में सीमित नहीं होता है। अनुच्छेद 21 जो है किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होता है। जीवन और दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। हाँ, इसको क्या है कि जैसे मैं इस अधिकार में ये जो है आपातकाल में भी जो है
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है आपातकाल में भी लागू रहता है। लेकिन यदि मान लो किसी प्रकार की इस प्रकार की प्रक्रिया, इस प्रकार का गलत काम किया है, तो उसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में अपना जो निर्णय दिया था, उसमें भी ये भी कहा था कि जीवन के अधिकार में आवास का अधिकार भी शामिल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। और अनुच्छेद 21 के में एक अधिकार दिया गया है, शिक्षा का अधिकार, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में लागू किया गया। 2002 में लागू किया गया और 86वां संविधान संशोधन था जिसमें शिक्षा का अधिकार कहा जाता है। और इस अधिकार में है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनको राज्य सरकार उन बालकों के लिए निर्धारित प्रक्रिया में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। 6 से 14 तक के जो बालक हैं उनको अनिवार्य शिक्षा, और उनके माता पिता का भी कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। 24 अगस्त 1947 को उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए, 47 नहीं, ये 74 है, 1974, निजता को भी मौलिक अधिकार बनाया था। निजता जो है, प्राइवेसी जो है, वो भी एक मौलिक अधिकार है। आगे जैसे मान लो लिखा है कि न्यायालय के अनुसार निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक हिस्सा है। निजता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 का एक हिस्सा है। 44वां संविधान संशोधन 1979 जो हुआ था, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को और अधिक महत्व दिया गया था। और अब आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता। आपातकाल जब लागू होता है, अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 352 और 356, 360, इनमें जो आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं, यहाँ जैसे आपातकाल सशस्त्र विद्रोह का है 352 में, 356 में राष्ट्रपति शासन है, 360 में वित्तीय आपात है। देश में अगर मान लो इस प्रकार का कोई आपातकाल भी होता है तो भी अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 22 जो है वो है आपके बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण या बंदी प्रत्यक्षीकरण। अनुच्छेद 22 ये कहता है कि जैसे मान लो अगर किसी व्यक्ति को अपराध के बारे में बंदी बना लिया गया है, एक व्यक्ति जिसको अपराध करने के कारण बंदी बना लिया गया है, तो बिना किसी व्यक्ति को अधिक समय तक जो बंदी गृह में नहीं रखा जा सकता, उसे बताया जाएगा कि आपको इस अपराध में बंदी बनाया गया है, और उसे बिना बताए जो है उसे बंदी गृह में नहीं रखा जा सकता। उसे वकील से परामर्श करने और अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार रहेगा। और बंदी बनाए जाने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसके निकटतम न्यायाधीश के सामने उसे उपस्थित किया जाएगा। यानी 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उसे उपस्थिति देनी होगी। तो कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति की जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो सुविधा है, यानी एक व्यक्ति जो है उसे बंदी बना लिया गया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसके संबंध में ये आ जाता है कि भाई इस व्यक्ति को क्यों बंदी बनाया गया है। और अनुच्छेद 22 द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो अधिकार अपराधियों के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे। अपराध के अंतर्गत जैसे मान लो बहुत बड़ा कुख्यात अपराधी है, उस पर लागू नहीं होता, उसे कस्टडी में ले जाकर के डाल दिया जाता है या उसे जेल कर दी जाती है। पहली बात है कि शत्रु देश के निवासियों पर यह लागू नहीं होता। निवारक विरोध ओपिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर लागू नहीं होता। अब जैसे निवारक विरोध क्या है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जरूर पढ़ेंगे। सबसे पहला अपना पॉइंट ये होगा कि निवारक विरोध क्या है। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया है, और कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।